हेलो दोस्तों, वेलकम देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड में तो पिछले एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, तो यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर 29 तारीख से है वैसे, लेकिन पिछले संडे से इस संडे तक क्या क्या चीज़ें बीती और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या करंट अफेयर्स के अंदर महत्वपूर्ण है, तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक हफ्ते में आप कह सकते हैं उत्तराखंड का साप्ताहिक जो करंट अफेयर है वो हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट लाइक कर लीजिए वीडियो को, सेशन को शेयर कर लीजिए बाकी लोगों तक भी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट है 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस मनाया गया। ठीक है, एक डेट आपको याद रखनी है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस मनाया गया। तो इस सूची में बाघों की संख्या के आधार पर उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों उत्तराखंड का इसमें तीसरा स्थान रहा। ठीक है, 560 बाघों के साथ। हालांकि ये न्यूज़ आ रही थी कि ज़्यादा बाघ है लेकिन काउंटिंग यहाँ पर सही से नहीं हो पाई, जिस वजह से ये तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश रहा जिसमें 785 बाघ हैं। कर्नाटक 563 बाघ के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड 560 बाघों के साथ तीसरे स्थान पर है। अगर बात करें उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघ, तो ये रिजर्व में है। ठीक है, कॉर्बेट रिजर्व में, कॉर्बेट में 260 बाघ के साथ कॉर्बेट सबसे आगे रहता है। उत्तराखंड में दोस्तों 2006 में 178 बाघ थे। ठीक है, और अब बढ़ करके 2023 में ये 560 बाघ हो चुके हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो 2006 की बात करते हैं तो यहाँ पर 1411 बाघ बचे हुए थे 2006 में केवल, लेकिन 2023 में इनकी संख्या बढ़ करके अब 3682 बाघ अभी टोटल इस समय है भारत में। ठीक है, पूरे देश में 3682 बाघ हैं, यानी कि आप कहेंगे 260% की वृद्धि लगभग हो गई है। तो क्वेश्चन बनते हैं, ये राष्ट्रीय लेवल पर भी बन सकता है कि आप जो है देखेंगे, जीके में भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि रही है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, और इससे वर्तमान में कितने बाघ हैं भारत में या उत्तराखंड में, या उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के लिए विरासत नाम से एक किताब तैयार की जा रही है। तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाना है? तो दोस्तों ये किताब क्या होगी? एक विरासत नाम से एक किताब तैयार हो रही है। उत्तराखंड हिस्ट्री के अलावा अब आपको बता दूं एक विरासत नाम से किताब चलेगी जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक चलने वाली है। ठीक है, मोस्टली आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसको शामिल किया जा रहा है। तो इसमें उत्तराखंड के त्यौहार हैं, उत्सव, मेले, संस्कृति आदि को जो है इस किताब में रखा जाएगा। इसमें सारी चीज़ें, सांस्कृतिक पहलू जो है उत्तराखंड का, वो सभी इस किताब के अंतर्गत विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम विरासत है। 12वीं तक इसको पढ़ाया जाना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने श्रीलंका का दौरा किया है। ठीक है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों, और ये जो है श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी के बीच में मैंने एक क्वेश्चन ये भी डाल दिया जो आजकल थोड़ा ज्वलंत में सामने आ रहा था। हाल ही में मानसी नेगी गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, 2-3 दिन से लगातार ये न्यूज़पेपर में चर्चा में बनी हुई है, इसको जरूर देख लेना आप। तो इनका चयन जो है चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हुआ है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर वॉक रेस के लिए इनका चयन हुआ है। ठीक है, कितने के लिए? 20 किलोमीटर वॉक रेस के लिए हुआ है। अब देखिए मानसी नेगी जो है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कहाँ की निवासी हैं दोस्तों। ये मझोड़ी गांव चमोली उत्तराखंड की निवासी हैं, और इन्होंने पिछले साल 11 से 15 नवंबर 2022 में जो है 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई थी अंडर 20 महिला वर्ग की। तो इनने 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर वॉक रेस में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। तो इनको इसीलिए गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 20 होती है। 11 से 15 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 47 मिनट 30 सेकंड और 94, क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो सेकंड। तो इतनी देर में इन्होंने क्या किया था? 10 किलोमीटर दौड़ पूरी की थी। ये भी एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन में होने वाले रग्बी चैंपियनशिप 2023 के लिए उत्तराखंड से 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? चीन में हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उत्तराखंड से 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एक का नाम है सानू सैनी जो है सातरशाह रुड़की के, दूसरे का नाम है सलोनी जो पठानपुर रुड़की, ये दोनों रुड़की से हैं। इन दोनों का चयन हुआ है। इसका आयोजन जो है चीन में होना है, जैसे कि मैंने आपको बताया
30 सितंबर 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन चीन में होने वाला है, रग्बी चैंपियनशिप का। ठीक है, हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए पहली स्टेम लैब का उद्घाटन लर्निंग टी स्कूल देहरादून में किया गया है। अब देखिए दिव्यांग, अब पहली जो स्टेम लैब है ना, स्टेम लैब का उद्घाटन हुआ है। इससे पहले भी स्टेम लैब बन चुकी हैं उत्तराखंड में, 40 से अधिक लगभग स्टेम लैब यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन ये अपने आप में जो दिव्यांग बच्चों के लिए इस लैब का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है दिव्यांग बच्चों के लिए। और ये लर्निंग ट्री स्कूल देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रावत ने, तो जो क्या है यूसर्क की निदेशक है। अब यूसर्क क्या है, यूसर्क का पूरा नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो इसकी निदेशक डायरेक्टर ये हैं, ठीक है, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रदेश में अब तक 40 से अधिक स्टेम लैब जो है स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए पहली बार इस लैब का उद्घाटन हुआ है। इसका क्या उद्देश्य है, छात्रों में वैज्ञानिक समझ विकसित करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से इन लैबों को स्थापित किया जाता है। आगे बात करेंगे दालचीनी, तिमूर और लेमन ग्रास की खेती से किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए दोस्तों एक मिशन चलाया जा रहा है, जिसका नाम है दालचीनी व तिमूर मिशन। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो मुख्यमंत्री धामी जी ने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो इस मिशन के तहत क्या होने वाला है, ठीक है, चंपावत के खतेड़ा गांव में दालचीनी और पिथौरागढ़ के बिसाड़ में तिमूर का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाना है खतेड़ा गांव में, चंपावत में दालचीनी का, और पिथौरागढ़ के बिसाड़ गांव में तिमूर के लिए। ठीक है, सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए इस मिशन के तहत 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो किस मिशन के तहत, दालचीनी और तिमूर मिशन के तहत 2023-24 के लिए 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती का लक्ष्य इन्होंने रखा है। अगला, उत्तराखंड में पहली बार गिद्धों की 4 प्रजाति के 2-2 पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगा करके अध्ययन करने की व्यवस्था की जा रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मतलब किन पक्षियों पर की जा रही है, गिद्धों पर की जा रही है, कितनी प्रजातियों पर की जा रही है, इस पर ध्यान देना है, और वो प्रजातियां कौन कौन से हैं इस पर ध्यान देना है। नंबर 1 तो है दोस्तों रेड हेडेड वल्चर, जिसको लाल सिर वाला गिद्ध कहते हैं। दूसरा व्हाइट रम्प्ड वल्चर, जिसको सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, इजिप्शियन वल्चर जिसको सफ़ेद गिद्ध, और प्लस फिश। ठीक है, ये 4 प्रजातियां हैं गिद्धों की, जिस पर क्या हो रहा है सैटेलाइट टैग लगा करके अध्ययन करने की व्यवस्था उत्तराखंड में की जा रही है, और पहली बार की जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर जो गिद्ध हैं इनको IUCN ने जो है विलुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में रखा है। ठीक है, IUCN ने गिद्धों को क्या रखा है, विलुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में रखा है। और इसके जो अध्ययन के केंद्र बनाए जाएंगे, 4 प्रजातियों के 2-2 पक्षियों पर जो अध्ययन होंगे वो एक तो राजाजी नेशनल पार्क में होंगे, दूसरा कॉर्बेट रिजर्व में होंगे। ये 2 बनाए गए। क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है कि किन पक्षियों पर किया गया है और कितनी प्रजातियों पर किया गया है, निम्न में से कौन सी प्रजाति है इन निम्न में से कौन सी प्रजाति है जिस पर नहीं किया जा रहा है। 2-3 का नाम दे देंगे, एक आध का नहीं देंगे। ठीक है, और अध्ययन केंद्र कहाँ बनाया गया, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो सकता है। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो हरियाणा का है, और दूसरे स्थान पर इसमें उत्तराखंड है। तीसरे टॉप 5 की बात करेंगे, तीसरे में तेलंगाना, चौथा कर्नाटक और 5वां तमिलनाडु में। अब देखिए ई कचरा प्रबंधन होता क्या है, ठीक है, और इसको जारी कौन करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, इस सूची को जारी करता है, ये ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में 51,541.12 मीट्रिक टन का जो कचरा होता है इसका रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कचरा नहीं, ई कचरा जो होता है। अब ई कचरा क्या होता है, ई कचरा मतलब ई से इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, ई मेल जैसे होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस प्रकार से ई का मतलब जहाँ पर आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, ई से इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो जाता है। ऐसे विद्युत उपकरण होते हैं ई कचरे के अंदर आते हैं, जो या तो फिर काम नहीं कर रहे हैं या फिर लगभग अब अंतिम खत्म होने की कगार पर हैं,
लास्ट है, उपयोग के अंतिम दौर में, जैसे हम लोग कबाड़ियों को दे देते हैं इधर उधर, या लोग फेंक देते हैं, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। जैसे आपकी टीवी है, आपके घर में मोबाइल है, ठीक है, कोई मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जितनी भी सारी हैं ये सभी जो है ई कचरे के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो है उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है जो इस कचरे का रिसाइकिल करता है। 51,541.12 मीट्रिक टन जो है ये उत्तराखंड रिसाइकिल करता है। चलिए, नंबर 1 में इसमें हरियाणा है, ये ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 के लिए 50 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ठीक है, 50 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें से भारत से कुल कितने लोगों का चयन हुआ है? 4 लोगों का चयन हुआ है। भारत से, पूरे भारत से 4 लोगों का चयन हुआ है राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 के लिए। ठीक है, 50 अभ्यर्थियों का चयन हुआ पूरे, अगर बात करेंगे विश्व में। तो इन चारों में से भी अगर बात करें उत्तराखंड से भी किसी का हुआ है क्या? तो उनका नाम है दोस्तों श्रुतिका। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल एजुकेशन फाउंडेशन उत्तराखंड में क्या है? प्रोग्रामर हेड है। ठीक है, प्रोग्रामर हेड का काम करते हैं सिंपल एजुकेशन फाउंडेशन उत्तराखंड में, प्रोग्रामर हेड हैं। अन्य 3 कौन कौन से हैं भारत से, अगर उनको भी एक नज़र देख लें तो इसका नाम है कौशल रेड्डी, अक्षर मकर और सौम्या डाबरीवाल। ये 4 लोगों का चयन हुआ है भारत से, उत्तराखंड से श्रुतिका का हुआ है। बात करेंगे पुरस्कार, क्षेत्रफल और योगदान की। अच्छा, इनको किस बेस पर इनका चयन होता है, इनका क्या योगदान होता है, इस पर बात करें तो राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम है और पर्यावरण है, नवाचार है, मानवाधिकार आदि के क्षेत्र में जिसने उल्लेखनीय कार्य किए, तो ऐसे युवाओं को क्या दिया है? ये पुरस्कार दिया जाता है। तो किन को दिया जाता है? युवाओं को दिया जाता है। किन किन क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, ये चीज़ें भी ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों सड़क के लिए अब तक की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर अब तक की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी रहने वाली है? 800 मीटर रहने वाली है। ठीक है, 800 मीटर रहने वाली है। तो ये कहाँ पर है? बागेश्वर विकास भवन कांडा रोड तक का इसका निर्माण होगा, 800 मीटर है। और कुल जो व्यय होगा इसमें 1.20 अरब लगभग, यानी कि आप कहेंगे 120 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आ सकता है। इससे पहले जो है टिहरी के चंबा में 440 मीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। तो अभी जो है ये कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बनने वाली है, बागेश्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2023 मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में 3 विधेयक पारित हुए हैं। ठीक है, 3 विधेयक पारित हुए हैं। जो लोकसभा की अगर बात करें, यहाँ पर एक तो जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित हुआ, खान खनिज अध्यादेश विधेयक पारित हुआ, तीसरा हुआ है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक पारित हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक जो है, इसमें कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे छत्तीसगढ़ है, और वहाँ पर क्या हुआ है, इसमें आगे विवरण में आपको बताऊंगा, कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। राज्यसभा की बात करेंगे, बहुराज्य सरकारी सोपान सोसाइटी विधेयक 2023 पारित हुआ, और मध्यस्थता विधेयक 2021 पारित हुआ, और जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ। तो कुछ ये भी ध्यान रखने हैं। अगर विवरण की इसमें बात करें, कुछ डिटेलिंग में अगर हम जाएँ, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन विधेयक को पारित किया गया। ठीक है, तो अभी ये जो है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 था, उसमें ही संशोधन विधेयक ये लाया गया है, इसको पारित किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रावधान किया गया कि पंजीकरण करने के लिए आधार को आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। तो आधार को अनिवार्य इसमें किया गया है। दूसरा, इसमें संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश संशोधन विधेयक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव इसके अंदर लाई है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जैविक विविधता विधेयक 2023 के अंतर्गत जो है कोयला आयात और जो है भविष्य में कोयला आयात को जो है भविष्य में शून्य स्तर पर लाने के लिए क्या करना है, खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने का प्रस्ताव इसके अंतर्गत किया जाएगा, जैविक विविधता विधेयक 2023 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, इन दिनों उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग की गड्ढा मुक्त ऐप काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। ठीक है, गड्ढा मुक्त ऐप तो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसी की तर्ज पर एक ऐप और बनाई जा रही है जिसका नाम है कूड़ा मुक्त ऐप। ठीक है, इसको बनाने की घोषणा की है, कूड़ा मुक्त ऐप बनाने की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड पैच रिपोर्टिंग ऐप भी एक, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कूड़ा मुक्त ऐप। ठीक है, इसका नाम कूड़ा मुक्त ऐप नहीं है, इसका जो ऑफिशियल नाम है पैच रिपोर्टिंग, उत्तराखंड पैच रिपोर्टिंग ऐप है। तो ऐसा पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस ऐप को ब्रिटेन ने भी मांगा है। अभी मांगा है या नहीं मांगा है,
ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि इस ऐप को, हमारी ऐप को ब्रिटेन ने भी इसकी मांग की है, तो इसी की तर्ज पर हम कूड़ा मुक्त ऐप भी बनाने वाले हैं। ठीक है। अब पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ हुआ था 18 मई 2023 को। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इस ऐप को खोल करके कहीं पर अगर आपको रोड में गड्ढे वगैरह दिखाई देते तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, क्लिप बनाकर भेज सकते हैं। चलिए, केंद्र सरकार की मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा था। तो इसके तहत क्या हो रहा है, पंचायती स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, पंचायतों से लेकर के दिल्ली कर्तव्य पथ तक। ठीक है, कर्तव्य पथ आपको पता ही है, नया नाम है। मिट्टी यात्रा आयोजित की जानी है दोस्तों। इसका आयोजन जो होगा वो 9 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक होना है। अब आपको बता दूं, इस बीच अब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारा आएगा, तो उसी उपलक्ष्य में जो है इसका आयोजन, इसका प्रोग्राम इस बीच रखा गया है। इसके तहत आपको बता दूं, अमृत सरोवरों के किनारे या अन्य किसी भी कोई जल निकाय हो सकता है, अगर वो भी नहीं है तो कोई स्कूल कॉलेज हो सकते हैं या पंचायत कार्यालय हो सकते हैं। ठीक है, या स्मारक पट्टियाँ हो सकती हैं, तो उन पर क्या करेंगे, बलिदानी हैं या फिर शहादत वाले सैनिक हैं, रक्षाकर्मी हैं, ठीक है, इनके नाम अंकित किए जाएंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत। और ये आयोजन इसका 9 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2023 तक होने वाला है, ये ध्यान रखना है। आगे है, 2022 में संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 18 पदक जीत करके 26वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड ने 18 पदक जीते हैं। नंबर 1 तो यह है कि करंट का मुद्दा है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यह है जो 38वां राष्ट्रीय खेल होगा वो उत्तराखंड में उसका आयोजन होना है। ठीक है, आज के पेपर में आपने पढ़ा भी होगा, रेखा आर्या जी ने कहा, जो खेल मंत्री वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर उत्तराखंड में जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, हम उसके लिए काफ़ी अभी से उत्साहित हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोला। तो यहाँ पर इसको उत्तराखंड को 26वां स्थान मिला है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल उत्तराखंड ने जीते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों में। ठीक है, 36वें नेशनल गेम्स में, ये 2022 में। इसका आयोजन 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, एक तो लेटेस्ट था। अभी 37वां जो होगा वो गोवा में होगा और 38वां उत्तराखंड में होने वाला है। अभी 37वां 23 में होगा ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है, 2029-30 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय $4000 पहुँच जाएगी। यह एक इन्फॉर्मेशन आई थी, ये न्यूज़ आई है। ठीक है, 2029-30 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय $4000 पहुंच जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा भाई अभी कितनी है सर, तो अभी वर्तमान में 2022-23 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है ना $2450 है। अगर इसको आप रुपये में जानना चाहते तो गुणा आप क्या कर देंगे, 82 या 80 जितना भी चल रहा है उतना कर सकते हो। अर्थात आप कहेंगे कि 70% की बढ़ोतरी हो जाएगी 2029-30 तक। ठीक है, अब बात करें 2000 से 2001 में जो है कितनी थी भारत की प्रति व्यक्ति आय, $460 थी। 2010 से 2011 में 10-11 में जो है कितनी थी, 1413 थी। लेकिन 2020-21 की बात करें यहाँ पर 2150। अब 2029-30 तक जो आंकलन किया गया $4000 प्रति व्यक्ति आय भारत की पहुंच जाएगी, ये एक आंकलन किया गया है। प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों बात करें राज्यों में तो प्रथम जो है तेलंगाना का स्थान है, जिसमें $3360 प्रति व्यक्ति आय जो है तेलंगाना की है। ठीक है, इस समय। और उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 की बात करें तो 2,33,000 इसमें अनुमानित है, यानी कि अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे 2000 मतलब $2912 इसका आता है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, 3 अगस्त 2023 को कैबिनेट बैठक हुई। ठीक है, प्रदेश के पहाड़ी जिलों में लघु सूक्ष्म उद्योग लगाने पर इसमें सरकार ने 50 लाख से लेकर 4 करोड़ तक सब्सिडी देने का प्लान बनाया है। ठीक है, इसमें स्थानीय जो कच्चे माल का उद्योग होगा उसको 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 17 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व कप शतरंज के दूसरे मैच में अजरबैजान के सिरदातिन इस्कदारोव को हरा करके शतरंज की सर्वोच्च संस्था फीडे की लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को भी पछाड़ दिया। देखिए, आज तक आपने शतरंज के बारे में एक ही नाम सुना होगा जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद दोस्तों 1987 से लेकर के देश में नंबर 1 पर बने हुए थे आज तक, और 1991 से दुनिया के शीर्ष 10 पर ये बने हुए हैं और अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, आपको बता दूं जो डी गुकेश है, ये 17 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। इन्होंने विश्व शतरंज के दूसरे मैच में अजरबैजान के मिस्रावुद्दीन
इश्कदारों को हरा दिया। ठीक है, तो इसमें फीडे की जो लाइव रैंकिंग है इसमें इन्होंने जो है 9वें स्थान पर अभी हैं, दुनिया के 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और विश्वनाथ आनंद अब इसमें क्या है 10वें स्थान पर है, यानी कि एक स्थान ऊपर आ गए हैं जो है ये डी गुकेश, 17 वर्षीय हैं केवल। चलिए, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग के बारे में मैंने परसों आपको बता ही दिया था। 30 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए थे और 26 को मंजूरी दे दी गई थी। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मैंने आपको बताया पहले 12% फ्री बिजली मिलती थी उत्तराखंड को। यहाँ पर कोई भी विद्युत योजना चलाई जाती थी तो प्रदेश को 12% फ्री मिलती थी, अब यहाँ पर 13% फ्री मिलने लगेगी। ठीक है, और 1% जो ज़्यादा है वो वहाँ के प्रभावित क्षेत्रों में बांटी जाएगी, मैंने आपको बता दिया था। एमएसएमई नीति मंजूरी, इसमें नई एमएसएमई नीति को हो गया 5 श्रेणियों में, पहले उत्तराखंड को बांटा गया था, अब 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सभी धर्मों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। ड्रोन नीति सबसे महत्वपूर्ण है, प्रदेश की पहली ड्रोन नीति लागू हुई है यहाँ पर को 75% तक इसमें जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको 75% सब्सिडी दी जाएगी और ड्रोन स्कूलों को 1 करोड़ तक की सब्सिडी यहाँ पर दी जा सकती है। ठीक है, मसूरी को तहसील बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ड्रोन नीति के अंतर्गत मैंने आपको सब बता दिया था, पहले साल में कितना मिलेगा, दूसरे साल में कितना मिलेगा और तीसरे साल में कितना, 75% है ना, तो इसमें से इतना मिलेगा। ये मैक्सिमम 75% होता है, ये नहीं कि 75% ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इसमें ये उम्मीद है कि लगभग यहाँ पर लगभग 5000 ड्रोन पायलट तैयार होंगे और 5000 करोड़ निवेश की उम्मीद या 500 करोड़ की उम्मीद है और 5000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है इस ड्रोन नीति से। चलिए, 132वें डूरंड कप का उद्घाटन हुआ है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। डूरंड कप सबसे पहले जान लेते, एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 3 अगस्त 2023 को बृहस्पतिवार को इसका उद्घाटन होता है कोलकाता में। ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया, जो सीएम है बंगाल की, और पहला जो मैच है वो मोहन बागान और बांग्लादेश आर्मी के बीच खेला जाएगा। इसमें विशेष क्या है, 27 साल के बाद डूरंड कप में जो है विदेशी टीमें खेल रही हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है मनोज तिवारी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, पॉलिटिशियन भोजपुरी वाले नहीं, मनोज तिवारी दूसरे हैं। ये क्या है, एक क्रिकेटर है, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लिया है। इन्होंने भारत के लिए 2018 से 2015 तक खेला था। पश्चिम बंगाल के ये खेल मंत्री का दायित्व भी इन्होंने निभाया हुआ है, खेल मंत्री भी रहे हैं पश्चिम बंगाल के। तो और उसके अलावा इन्होंने प्रथम श्रेणी के मैच भी काफ़ी खेले हैं, उसकी चर्चा हमने यहाँ पर नहीं की। अगला है, दून के युवा भुवन्या मल्ल और ऋषिका शर्मा ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लेह लद्दाख उमलिंग ला पास कर दी है, मतलब बाइक दौड़ा करके। ठीक है, बाइक से पास किए इन्होंने। ये काम करने के बाद इनका नाम जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है, ये है, इनका नाम है भुवन्या मल्ल और ऋषिका शर्मा। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लेह लद्दाख उमलिंगला पास है, तो वहाँ पर उन्हें बाइक दौड़ाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। इनका दावा है कि सबसे कम उम्र के ये बाइकर हैं और उमलिंगला पास जो है इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 19,323 फीट इसकी ऊंचाई है। बात करेंगे सेब नीति के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड में पहली सेब नीति बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों नितिन देसाई का निधन हो गया हाल ही में, ये थोड़ा ज्वलंत था, बता दिया आपको। ये मशहूर कला निर्देशक थे। ठीक है, 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका नाम है नितिन देसाई। इन्होंने दोस्तों अपने स्टूडियो में फांसी लगा ली थी। ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से इन्होंने फांसी लगा ली थी। ये अपने स्टूडियो में लटके हुए फंदे पर पाए गए हैं। दोस्तों, इनका काम क्या था, ये फिल्मी सेट बनाते थे, योगदान करते थे। ठीक है, जैसे हम दिल दे चुके सनम में इन्होंने सेट बनाया था, जोधा अकबर में फिल्म सेट बनाया था, लगान मूवी है और बहुत सारी अनेक मूवियाँ हैं जिसमें ये इन्होंने योगदान दिया था। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में हस्तशिल्प और हथकरघा विकास प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये कहाँ पर दी है दोस्तों, खटीमा में दी है, ध्यान रखना, हस्तशिल्प और हथकरघा विकास प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीन सीमा पर 3 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चीन सीमा पर 3 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। जो पहली सुरंग होगी पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगलांग के बीच होगी। ये 5 किलोमीटर लंबी सुरंग होने वाली है। आपको बता दूं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत तगड़ा ये बनने वाला है। तो जोलिंगलांग से बेदांग की दूरी इससे 161 किलोमीटर घट जाएगी। तो इनके बीच ही ये जोलिंगलांग से बेदांग के बीच
बनेगी। ठीक है, आगे है सेकंड जो सुरंग बनेगी वो सिपू से लेकर के तोला तक बनेगी, जो 22 किलोमीटर जिसकी डिस्टेंस रहने वाली है। इससे क्या होगा, जो दारमा वैली और केदार वैली है ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि जो सिपू से तोला तक 22 किलोमीटर सुरंग बन रही है उससे क्या फ़ायदा होने वाला, क्या लाभ होगा, तो ऑप्शन में होगा दारमा वैली और केदार वैली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, या कुछ और भी ऑप्शन में आए होंगे। तीसरी सुरंग होगी दोस्तों मिलम से लपथल तक, जो 30 किलोमीटर होगी। इसमें पिथौरागढ़ का जौहार घाटी और चमोली का लपथल सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा और ये दूरी केवल 42 किलोमीटर अब रहने वाली है। ठीक है, इन 3 सुरंगों के बनने से जो 400 किलोमीटर लंबी दूरी थी यह सिमट करके कितनी रह जाएगी दोस्तों, 57 किलोमीटर रह जाएगी। ये ध्यान रखना, इस पर थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेना आप। नेक्स्ट है प्रदेश में पिंक यूनिट का गठन किस लिए किया जा रहा है, तो दोस्तों ध्यान रहे पिंक यूनिट महिला पुलिस कर्मियों की एक टीम है जो क्या होता है, छात्राओं के साथ जो छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, उन लोगों को पिटाई कुटाई के लिए यह एक टीम है। ठीक है, जैसे ही अगर किसी के साथ कोई अभद्रता कहीं पर होती है तो वो तुरंत फ़ोन करेंगे और ये टीम पहुंच जाएगी वहां पर। ठीक है, चलिए बात करेंगे। नेक्स्ट, भारत की 17 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग का फाइनल जीत लिया है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण है। 17 वर्षीय गोपीचंद स्वामी इनका नाम है। इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है, रिकॉर्ड बनाया, जो विश्व खिताब जीतने वाली ये सबसे युवा तीरंदाज बन गई है। इन्होंने एक ही सत्र में दो बार चैंपियनशिप जीती है, 2 चैंपियन जीती है। ये सतारा महाराष्ट्र की निवासी हैं। इस बार भारत ने विश्व तीरंदाजी में कुल 4 पदक जीत लिए हैं दोस्तों, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक हैं और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश की पहली सेब नीति। मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में पहली सेब नीति तैयार की जा रही है। ठीक है, इस सेब नीति को बनाने का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य था कि सेब उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देना। आपको पता है सेबों का उत्पादन उत्तराखंड में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन इन दोनों के अलावा उत्तराखंड अभी थोड़ा पीछे है। तो इसीलिए सबसे जो ज़्यादा होता है उत्तरकाशी में होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सेब उत्पादन और इसकी मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की उत्तराखंड में पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार हो गया है और जल्द ही इसको कैबिनेट में ला करके पास करा लिया जाएगा। इस नीति के तहत क्या होगा दोस्तों, सरकार 5000 हेक्टेयर भूमि या 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब के बगीचे लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, इसमें अगर पर किसान की बात करेंगे आप, तो एक किसान को आप देखेंगे यहाँ पर 0.2 हेक्टेयर से लेकर 20 हेक्टेयर भूमि पर सेब के बगीचे तैयार करने की परमिशन होगी। यानी कि कोई भी किसान जो है 0.2 हेक्टेयर से लेकर 20 हेक्टेयर भूमि तक जो है सेब का बगीचा तैयार कर सकता है। और सरकार क्या करेगी, उनको उन्नत किस्म के सेब के पौधे उपलब्ध कराएगी और विभिन्न प्रकार की अगर ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होगी या तकनीकी सहायता की ज़रूरत होगी वो भी उनको मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सेब नीति है, इस समय चर्चा में है, ये भी ध्यान रखना है। तो साथियों, पिछले हफ्ते में जितनी भी हलचल हुई थी उत्तराखंड में और उसके साथ ही साथ देश के कुछ अन्य हिस्सों में जो महत्वपूर्ण थे हमारे लिए, वो मैंने यहाँ पर चर्चा की। अब हम अगले संडे को इस आने वाले हफ्ते की घटनाओं को लेकर के आपके सामने आएंगे। वीडियो को प्यार दीजिए दोस्तों, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा काम करने के। अगर कोई इसमें सुधार हो सकता है तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम वैसा अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।